नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, साउंड को हम तीन मेजरमेंट से कैरेक्टराइज कर सकते हैं। फर्स्ट मेजरमेंट है हमारा फ्रीक्वेंसी। हमारा साउंड किस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है। सेकेंड क्वांटिटी है हमारी एम्पलीट्यूड, साउंड किस एम्पलीट्यूड से हमारा वाइब्रेट कर रहा है। और थर्ड क्वांटिटी हमारी स्पीड, यानी हमारा साउंड जब ट्रैवल कर रहा है तो उसकी स्पीड क्या है। अब हम सारे टर्म्स को वन बाय वन स्टडी करेंगे। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी। सारे टर्म्स को स्टडी करने के पहले हम साउंड का एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम बनाते हैं। सपोज हमारा सोर्स ऑफ साउंड ये है ट्यूनिंग फोक, और अगर हम साउंड के डेंसिटी वेरिएशन को पार्टिकल्स के थ्रू दिखाएं, तो जो हमारा कंप्रेशन रीजन है उस रीजन में हमारे पार्टिकल्स क्लोज होंगे और डेंसिटी हमारी ज्यादा होगी। और जो हमारी डेंसिटी है वो ज्यादा होगी। रेयरफैक्शन रीजन में हमारे पार्टिकल्स दूर दूर है तो हमारी डेंसिटी कम होगी। इसी तरह अगर हम प्रेशर को लाइंस के थ्रू डिनोट करके प्रेशर का ग्राफ बनाएं, तो हम देखेंगे कि कंप्रेशन रीजन में हमारा प्रेशर ज्यादा है पार्टिकल्स क्लोज होने की वजह से, और रेयरफैक्शन रीजन में हमारा जो प्रेशर है वो कम है। तो इसलिए प्रेशर कंप्रेशन रीजन में हमारे लाइंस जो है वो क्लोज होंगी और रेयरफैक्शन रीजन में हमारी लाइंस फार आउट होंगी। इस वेरिएशन को यदि हम एक्स और वाई एक्सिस में प्लॉट करें with the pressure or density on the y-axis and distance on the x-axis, the graph will come out to be something like this. जब हमारा प्रेशर या डेंसिटी सबसे ज्यादा होगा तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी ग्राफ में फंक्शन की, तो हमारा ग्राफ मैक्सिमम वैल्यू पे होगा। जब हमारी प्रेशर या डेंसिटी कम होगी सबसे, उस केस में हमारी फंक्शन की वैल्यू सबसे मिनिमम होगी, सबसे कम होगी। इस केस में सबसे लोएस्ट पॉइंट पे लाई करेगा। इसलिए अगर हम इस ग्राफ और इस ग्राफ में रिलेशन बैठाएं तो हमारा जो पीक है यानी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारी कंप्रेशन रीजन को करिस्पॉन्ड करती है। और जो हमारी वैल्यू है यानी जो मिनिमम वैल्यू है वो हमारे रेयरफैक्शन रीजन को पॉइंट आउट करती है। रेयरफैक्शन रीजन में प्रेशर डेंसिटी सबसे कम है, कंप्रेशन रीजन में प्रेशर या डेंसिटी सबसे ज्यादा है। साइंटिफिक लैंग्वेज में हम पीक को
हम पीक को क्रेस्ट कहते हैं, और जो हमारी वैली है यानी जो लोएस्ट पॉइंट है उसे हम ट्रफ कहते हैं। तो हमारा ट्रफ डिनोट करता है रेयरफैक्शन को और क्रेस्ट डिनोट करता है कंप्रेशन को। अगर हम इस ग्राफ को देखें तो सपोज जो हमारी दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट हैं यानी दो आसपास दो एकदम एक दूसरे के बाद आने वाली जो क्रेस्ट हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है या फिर जो हमारी दो कंसेक्यूटिव ट्रफ्स हैं यानी जो मिनिमम पॉइंट्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं, वेवलेंथ ऑफ आवर साउंड वेव। इसे हम डिनोट करते हैं ग्रीक लेटर स्मॉल लैम्डा से। वेवलेंथ का एसआई यूनिट मीटर्स होता है। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं फ्रीक्वेंसी को। जनरल सेंस में फ्रीक्वेंसी हमें ये बताता है कि कोई भी इवेंट कितने ऑफन या कितनी बार ऑकर कर रहा है एक गिवन टाइम इंटरवल में, गिवन टाइम इंटरवल टी में। यानी कि अगर हम एक टाइम इंटरवल में सपोज हम ड्रम बजाते हैं, एक टाइम इंटरवल में अगर हम 10 टाइम्स ड्रम बजा रहे हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी यदि हम उसी टाइम इंटरवल में एक बार ड्रम बजा रहे हैं। हम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे थे। फ्रीक्वेंसी के केस में फ्रीक्वेंसी को हम डिफाइन करते हैं हमारा जो पार्टिकल है वो एक फिक्स्ड टाइम पीरियड में, जनरल या स्टैंडर्ड केस के लिए हम ये टाइम पीरियड 1 सेकेंड लेते हैं एसआई यूनिट्स में। इस केस में फ्रीक्वेंसी हमारी ऐसे डिफाइंड होती है। डेफिनेशन है इट इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड बाय द पार्टिकल इन 1 सेकेंड। यानी 1 सेकेंड में हमारा पार्टिकल कितने ऑसिलेशंस कर रहा है 1 सेकेंड में। अब हम डिफाइन करते हैं आखिर ऑसिलेशंस क्या होते हैं। ऑसिलेशंस के केस में ऐसे डिफाइंड होते हैं, इट इज दी
It is the path of particle when it completes one vibration that is from one crest to a trough and then to another crest, the next crest. यानी एक ऑसिलेशन हम पार्टिकल के एक वाइब्रेशन को कहते हैं। सपोज वो एक क्रेस्ट से स्टार्ट करके ट्रफ से होता हुआ वापस अपने नेक्स्ट क्रेस्ट की तरफ जा रहा है, तो इस वाइब्रेशन को हम एक ऑसिलेशन कहेंगे। या फिर कोई एक ट्रफ से, सपोज इस ट्रफ से नेक्स्ट ट्रफ की तरफ हमारा पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, तो इसे भी हम एक वाइब्रेशन कहेंगे। फ्रीक्वेंसी का हमारा SI यूनिट्स होता है, हमारा SI यूनिट होता है हर्ट्ज। हर्ट्ज को हम HZ सिंबल से डिनोट करते हैं। वन हर्ट्ज हमारी वो फ्रीक्वेंसी है अब हम वन हर्ट्ज को डिफाइन करते हैं। वन हर्ट्ज इज दैट फ्रीक्वेंसी at which the particle completes one oscillation in 1 second. अब हम एक और टर्म डिफाइन करेंगे जो है हमारा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। फ्रीक्वेंसी जिसे हम ग्रीक लेटर न्यू से डिनोट करते हैं, उसका टाइम पीरियड के साथ एक इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है जो कि है न्यू इक्वल्स 1/t। यहां पे t हमारा टाइम पीरियड है और न्यू हमारी फ्रीक्वेंसी है। अब हम आते हैं फ्रीक्वेंसी के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे। फ्रीक्वेंसी के केस में हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास एक वायलिन है और एक गिटार है। दोनों के केस में हमारी वाइब्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स
सेम है। वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो सेम है, जो कि है स्ट्रिंग्स। पर दोनों ही केस में हमें दोनों के साउंड बिल्कुल डिफरेंट सुनाई देते हैं। यहां पे रोल आता है फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी के केस में फ्रीक्वेंसी को हमारा ब्रेन इंटरप्रेट करता है पिच के फॉर्म में। अगर दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं तो हमारा ब्रेन उन्हें पिच के फॉर्म में इंटरप्रेट करता है। यदि कोई वॉइस हाई पिच है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी हाई होगी। यदि कोई वॉइस लो पिच है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी लो होगी। हाई पिच वॉइसेस के एग्जांपल्स हैं हॉर्न हो गया, जो हमारी कार का हॉर्न होता है, फीमेल वॉइस हो गई, एटसेट्रा। लो पिच वॉइस का एग्जांपल है हमारी मैन्स वॉइस, और या फिर जो हमारे इंसेक्ट्स, सर्टेन इंसेक्ट्स जो हमारी वाइब्रेट करके विंग्स को वाइब्रेट करके नॉइज प्रोड्यूस करते हैं, वो भी लो पिच वॉइस कहलाती है। अगर हम हाई पिच और लो पिच फ्रीक्वेंसी, हाई पिच और लो पिच साउंड वेव्स के ग्राफ्स देखें तो वो ऐसे होंगे। इसके केस में हमारी फ्रीक्वेंसी हाई है क्योंकि ये एक टाइम पीरियड में काफी बार ऑसिलेट कर रहा है, इसीलिए हाई पिच वॉइस है। इसके केस में ये एक टाइम पीरियड में इसके कंपैरिजन में कम बार ऑसिलेट कर रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी लो है, और ये हमारी लो पिच वॉइस है। अब हम आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टर्म एम्पलीट्यूड पर। एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन है इट इज द मैक्सिमम डिविएशन ऑफ प्रेशर फ्रॉम द मीन वैल्यू। यानी अगर हमारी वेव ये है और हमने y एक्सिस पर प्रेशर प्लॉट कर रखा है, तो ये जो हमारा मैक्सिमम प्रेशर के डिविएशन होगा, यानी मैक्सिमम प्रेशर का डिफरेंस होगा, ये हमारे प्रेशर की मीन वैल्यू है।
मीन वैल्यू से जो हमारे प्रेशर का मैक्सिमम डिविएशन होगा, इसी डिविएशन को हम एम्पलीट्यूड कहेंगे। एम्पलीट्यूड को हम कैपिटल ए सिंबल से डिनोट करते हैं और इसका एसआई यूनिट मीटर होता है। एसआई यूनिट मीटर होता है। अब हम देखते हैं हमारा ब्रेन एम्पलीट्यूड को कैसे इंटरप्रेट करता है। Brain interprets amplitude as loudness. Suppose we have two waves, one of a lower amplitude and one of a higher amplitude. In this case, the higher amplitude noise sound is said to be louder and the lower amplitude sound is said to be less loud or softer. यानी जो हमारा जिस साउंड के एम्पलीट्यूड ज़्यादा है वो हमें तेज सुनाई देगा और जिस साउंड के एम्पलीट्यूड कम है वो हमें धीमा सुनाई देगा। हमारी लाउडनेस डिपेंड करती है कि हम ऑब्जेक्ट को कितनी रैपिडली, कितनी तेज या कितने फोर्स से वाइब्रेट करा रहे हैं। सपोज अगर हम एक ट्यूनिंग फोक को एक रबर पैड पर हिट करें तो ज़्यादा तेज हिट करने पर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा और आवाज़ लाउड होगी, कम तेज हिट करने पर एम्पलीट्यूड कम होगा और आवाज़ सॉफ्टर होगी। अब हम बात करते हैं साउंड की स्पीड की। स्पीड की डेफिनेशन है, इट इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द पार्टिकल पर यूनिट टाइम। मतलब हमारा जो पार्टिकल है वो एक टाइम पीरियड में यानी एक ऑसिलेशन में कितना डिस्टेंस पर यूनिट टाइम ट्रैवल कर रहा है। साउंड की स्पीड को हम एस से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है वेवलेंथ यानी लैम्डा अपॉन टी यानी टाइम पीरियड। अगर हम इससे स्पीड का एसआई यूनिट देखने की कोशिश करें
तो वो आएगा वेवलेंथ का SI यूनिट अपॉन टाइम का SI यूनिट, विच गिव्स अस मीटर पर सेकेंड। If we use the relation nu equals 1 upon time period and put this relation in the speed equation, we get speed is equal to lambda into nu. We replace 1 upon t by nu. So speed can also be equated to lambda nu. अब हम स्पीड पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। A wave has a wavelength 35 centimeter and its frequency is 20 hertz. Find the speed of the wave. इस केस में हमें गिवन है लैम्डा इक्वल्स 35 सेंटीमीटर, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स 20 हर्ट्ज। इस केस में हम स्पीड का फॉर्मूला लगाकर आंसर फाइंड आउट करते हैं। स्पीड इक्वल्स लैम्डा न्यू। इस एक्सप्रेशन में वैल्यूज पुट करने पर अगर हम लैम्डा को SI यूनिट्स में कन्वर्ट करें तो स्पीड आएगी हमारी, तो हमारी लैम्डा आएगी 0.35 मीटर्स। हम इन वैल्यूज को स्पीड की इक्वेशन में पुट करते हैं। द एक्सप्रेशन बिकम्स 0.35 into 20 which gives us 7 meter per second. Hence the speed of the wave comes out to be 7 meter per second. अब हम साउंड का एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर पढ़ेंगे, जो होता है क्वालिटी। It is the factor which helps us distinguish sounds of same frequency and amplitude. यानी जिन दो साउंड की फ्रीक्वेंसी और सेम फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड सेम है, उनको डिस्टिंग्विश करने में हमें क्वालिटी फैक्टर हेल्प करता है।
जो भी प्लीजेंट साउंड होते हैं या जो हमें सुनने में अच्छे लगते हैं, हम कहते हैं उनकी क्वालिटी रिच है। अब मैं एक टर्म डिफाइन करना चाहूंगा जिसे कहते हैं टोन। इट इज अ साउंड ऑफ सिंगल क्वालिटी, यानी एक साउंड जिसकी क्वालिटी एक ही तरह की हो, सिंगल क्वालिटी हो, उसे हम टोन कहते हैं। अब मैं एक और टर्म डिफाइन करूंगा, नोट। इट इज द साउंड विथ मल्टीपल क्वालिटीज एंड इज प्लेजेंट, यानी वो साउंड जिसके बहुत सारी क्वालिटीज हो जो सुनने में अच्छा लगे, प्लेजेंट हो। एक और टर्म है नॉइज। इसे हम सिंपली अनप्लीजेंट साउंड कह सकते हैं। अब हम साउंड का एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, जो है इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी ऑफ साउंड है को ऐसे डिफाइन करते हैं, it is the amount of sound energy passing per unit area per unit time। इंटेंसिटी और लाउडनेस को कई इंस्टेंसेस में सेम माना जाता है, पर जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, लाउडनेस एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है और इंटेंसिटी अमाउंट ऑफ एनर्जी पर। इसलिए दोनों ही बिल्कुल अलग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स हैं और हमें इन्हें मिक्स नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं साउंड की स्पीड इन डिफरेंट मीडियम्स। उससे पहले हम एक केस डिस्कस करते हैं। लाइटनिंग का केस। सपोज लाइटनिंग हुई तो हमें लाइट फर्स्ट दिखाई देती है
और थंडर यानी जो साउंड है वो हमें सेकंड या कुछ देर बाद सुनाई देता है। इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड is less than the speed of light. अब हम बात करते हैं स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया। अलग अलग मीडियम में साउंड की वैल्यू, साउंड की स्पीड की वैल्यू काफी फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। फर्स्ट फैक्टर आता है हमारा नेचर ऑफ द मीडियम। इस केस में सॉलिड सब्सटेंस में साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, लिक्विड सब्सटेंस में साउंड की स्पीड सॉलिड से कम होती है, और सबसे कम साउंड की स्पीड गैसियस सब्सटेंसेस में होती है। सेकेंड मीडियम का कैरेक्टरिस्टिक जिस पे साउंड की स्पीड डिपेंड करती है वो है हमारा टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर हमारा मीडियम रखा हुआ है। Speed of sound increases with temperature, irrespective of the medium. If we increase the temperature of any medium, the speed of sound will increase in that medium. For example, speed of sound in air. At 0 degree Celsius is 331 meter per second, and at an increased temperature of 22 degrees Celsius is 344 meter per second.